स्नेजी सर्जन की तरफ से बेली एंड लव की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम स्तन की सौम्य बीमारियों यानी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज पर बात करेंगे। पहले तो इन स्थितियों के नामों को लेकर काफी कह सकते हैं अस्पष्टता थी। हाँ बिल्कुल, जैसे फाइब्रोसिस, एडिनोसिस, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, ये सब शब्द थे। और ये शब्द अक्सर वास्तविक क्लिनिकल या हिस्टोलॉजिकल तस्वीर से मेल नहीं खाते थे। तो सही कहा, असल में ज्यादातर सौम्य स्तन स्थितियां स्तन के सामान्य विकास, फिर वो हार्मोन से जुड़े चक्रीय बदलाव और उम्र के साथ होने वाले इन्वोल्यूशन यानी सिकुड़न की प्रक्रिया में मामूली उतार चढ़ाव का ही नतीजा होती है। तो ये अलग बीमारियां नहीं बल्कि सामान्य प्रक्रियाओं का ही एक तरह का स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल, यूं समझें कि ये नॉर्मल प्रोसेस के ही वेरिएशंस हैं। इसी बात को और साफ करने के लिए यूके की कार्डिफ ब्रेस्ट क्लिनिक ने ANDI यानी अबरेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पेश किया। हाँ, ANDI ये इन स्थितियों को समझने का एक काफी तार्किक ढांचा देता है। तो आज हम इसी ANDI फ्रेमवर्क के तहत इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरूर। ANDI का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि ये तथाकथित बीमारियां असल में सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं से थोड़ा हटकर होने वाले बदलाव हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि स्तन एक बेहद गतिशील अंग है। हाँ, हर महीने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में बदलाव के साथ बदलता रहता है। हाँ, और ये हार्मोन सीधे टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट TDLU की एपिथेलियल और स्ट्रोमल कोशिकाओं पर ग्रोथ फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। तो ANDI का पैथोजेनेसिस बेसिकली स्तन की सामान्य कार्यप्रणाली में हल्की गड़बड़ी से जुड़ा है। और ये गड़बड़ी सामान्य से मामूली विचलन से लेकर एक स्पष्ट रोग प्रक्रिया तक कुछ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एक स्पेक्ट्रम है पूरा। अच्छा, तो ANDI को बेहतर समझने के लिए आपने कहा कि स्तन के जीवन काल को 3 मुख्य शारीरिक चरणों में बांटकर देखना उपयोगी है। हाँ, 3 मुख्य चरण। पहला, लोब्यूल का विकास, जो करीब 15 से 25 साल की उम्र में होता है। ठीक है। दूसरा, प्रजनन काल के जो चक्रीय बदलाव हैं वो लगभग 15 से 50 साल की उम्र तक चलते हैं। और तीसरा, इन्वोल्यूशन यानी सिकुड़न का चरण, जो करीब 35 से 55 साल की उम्र के आसपास होता है। तो इन चरणों में जो बदलाव होते हैं उन्हें हम सामान्य, फिर विकार यानी डिसऑर्डर और रोग यानी डिजीज, इन श्रेणियों में रख सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। चलिए इसी क्रम में इन्हें देखते हैं। पहले शुरुआती प्रजनन वर्षों लोब्यूल विकास के चरण की बात करते हैं। ठीक है। तो इस पहले चरण में यानी 15 से 25 वर्ष की उम्र में सामान्य विकास में लोब्यूल्स और स्ट्रोमा का बढ़ना और निप्पल का उभरना शामिल है। ये नॉर्मल हुआ। हाँ, अब अगर इस प्रक्रिया में थोड़ी गड़बड़ी हो तो वो विकार की श्रेणी में आ जाता है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा या एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी। किशोरावस्था में स्तनों का असामान्य रूप से बढ़ना। हाँ, या फिर निप्पल का अंदर धंसना, जिसे निप्पल इन्वर्जन कहते हैं। और अगर ये गड़बड़ी ज्यादा हो जाए तो फिर वो रोग का रूप ले सकती है, जैसे कि जॉइंट फाइब्रोएडिनोमा, जो 5 सेंटीमीटर से बड़ा या 500 ग्राम से भारी हो। हाँ, या फिर गिगांटोमास्टिया, स्तनों का बहुत ज्यादा बड़ा होना, या सब एरियोलर एब्सिस, मेमोरी डक्ट फिस्टुला। तो ये सब उसी विकास प्रक्रिया के स्पेक्ट्रम के ही अलग-अलग हिस्से हैं। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे चरण पर, यानी बाद के प्रजनन वर्षों 15 से 50 वर्ष, जिसमें चक्रीय बदलाव प्रमुख होते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर इसमें मासिक धर्म से जुड़े साइक्लिकल बदलाव होते हैं और गर्भावस्था के दौरान होने वाला एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया शामिल है। और इस चरण के विकारों में क्या आता है? इसमें अक्सर हमें चक्रीय मॉस्टैल्जिया मतलब स्तन दर्द जो साइक्लिकल हो, स्तन में गांठदार एहसास जिसे नोड्यूलैरिटी कहते हैं, और कभी-कभी निप्पल से खूनी डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। ज्यादातर तो चक्रीय मॉस्टैल्जिया और नोड्यूलैरिटी सामान्य प्रक्रिया के ही हिस्से माने जाते हैं शायद। हाँ, अक्सर। लेकिन अगर मास्टैल्जिया बहुत ज्यादा गंभीर हो, इनकैपेसिटेटिंग मास्टैल्जिया जो डेली लाइफ को प्रभावित करे, तो उसे रोग की श्रेणी में रखा जाता है। समझ गई। और अंत में तीसरा चरण इन्वोल्यूशन का, जो 35 से 55 साल की उम्र में होता है। हाँ, इसमें सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लोब्यूल्स और डक्ट्स सिकुड़ते हैं। कुछ डक्ट्स फैल सकती हैं जिसे डायलेटेशन कहते हैं, स्क्लेरोसिस होता है और एपिथेलियल सेल्स का टर्नओवर चलता रहता है। और इस चरण के विकार क्या होंगे? इसमें मैक्रोसेस्ट्स यानी बड़ी गांठें बन सकती हैं, स्क्लेरोजिंग लीजन्स जैसे रेडियल स्कार, डक्ट एक्टेजिया यानी डक्ट्स का चौड़ा होना और निपल का पीछे हटना जिसे निपल रिट्रैक्शन कहते हैं, ये सब शामिल हैं।
और जब ये प्रक्रियाएं ज्यादा गंभीर रूप ले लेती हैं तो वो रोग की श्रेणी में आती हैं, जैसे पेरिडक्टल मास्टाइटिस या फिर एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें एटीपिया हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, और यहीं पर पैथोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य पैथोलॉजिकल बदलाव हैं जो हमें इन स्थितियों में दिखते हैं। पहला है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया? हाँ, मतलब डक्ट्स और एसिनी यानी लोब्यूलर यूनिट्स की परत में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना। हाँ, सामान्यतः 2 से ज्यादा परतें बन जाना। ये बिना किसी खास बदलाव के भी हो सकता है। या फिर कोशिकाओं में एटीपिया यानी असामान्य बनावट दिख सकती है। ओके, और अगर एटीपिया मौजूद है तो उसे हम एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया ADH या एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया ALH कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भविष्य में कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जुड़े हैं। हाँ, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस मानी जाती हैं कुछ हद तक। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर ADPH 2 से ज्यादा डक्ट्स में फैला हो या घाव 2 मिलीमीटर से बड़ा हो तो उसे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू यानी DCIS की श्रेणी में रखा जाता है। समझ गई। दूसरा महत्वपूर्ण पैथोलॉजिकल फीचर आपने बताया पैपिलोमा। ये क्या है और इसके विभिन्न प्रकार? पैपिलोमा दरअसल डक्टल एपिथेलियम का एक लोकलाइज्ड हाइपरप्लाजिया है। मतलब डक्ट के अंदर एक ट्यूमर जैसा उभार बन जाता है। ओके। इसमें एक सेंट्रल फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है जिसके चारों ओर एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल कोशिकाएं एक पैपिलरी पैटर्न में सजी होती हैं। इसके कई प्रकार हैं आपने कहा। हाँ, और उनके क्लिनिकल मायने भी अलग अलग हैं। सबसे आम है सॉलिटरी इंट्राडक्टल पैपिलोमा। ये अक्सर बड़ी डक्ट में होता है। हाँ, और निपल डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। इसमें कैंसर का रिलेटिव रिस्क मतलब RR लगभग 1.5 से 2 गुना होता है। 1.5 से 2 गुना, ठीक है। फिर है पैपिलोमेटोसिस। इसमें कई डक्ट्स में 5 या उससे ज्यादा पैपिलोमा होते हैं। ये अक्सर पेरिफेरल होते हैं और दोनों स्तनों में भी हो सकते हैं। और इसमें रिस्क? इसमें कैंसर का RR लगभग 3 गुना तक बढ़ जाता है। 3 गुना, ओके। और एक खास प्रकार है जुवेनाइल पैपिलोमेटोसिस। हाँ, इसे स्विस चीज डिजीज भी कहते हैं। ये युवा महिलाओं में होता है और इसमें कई ठोस गांठें महसूस होती हैं। माइक्रोस्कोपिक जांच में क्या दिखता है? उसमें कई पैपिलोमा मिलते हैं जिनमें एटीपिया हो भी सकता है और नहीं भी। साथ में एपोक्राइन सिस्ट, डक्टल हाइपोप्लाजिया और स्क्लेरोजिंग एडेनोसिस भी दिखते हैं। इसमें कैंसर का खतरा ज्यादा होता है क्या? अगर मरीज की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो इस स्थिति में जीवन भर कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, तीसरा आम पैथोलॉजिकल बदलाव है सिस्ट बनना। इसका मैकेनिज्म क्या है? सिस्ट बनना ये मुख्य रूप से इन्वॉल्यूशन चरण की प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया, जब स्ट्रोमा सिकुड़ता है तो वो छोटी डक्ट्यूल्स को दबा या मोड़ सकता है। ओके। इससे लोब्यूल्स में बनने वाला स्राव रुक जाता है और जमा होने लगता है। इसी से माइक्रोसिस्ट बनते हैं। और मैक्रोसिस्ट? जब कई माइक्रोसिस्ट आपस में मिल जाते हैं या एक ही लोब्यूल ज्यादा फैल जाता है तो वो मैक्रोसिस्ट बन सकता है, जिसे हम क्लिनिकली महसूस कर पाते हैं। समझ गए। तो इन सब AND स्थितियों के सबसे आम क्लिनिकल लक्षण क्या हैं जिनका सामना हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं? हाँ, सबसे आम लक्षणों में 3 प्रमुख हैं। पहला, स्तन दर्द यानी मास्टाल्जिया, जो अक्सर चक्रीय होता है। हाँ, अक्सर चक्रीय होता है। मासिक धर्म चक्र के मध्य करीब 14वें दिन के आसपास शुरू होता है और मासिक धर्म से ठीक पहले 28वें दिन तक बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा है स्तन में गांठदार एहसास या सौम्य नोडुलैरिटी। ये एक हिस्से में लोकलाइज्ड हो सकता है या फैला हुआ डिफ्यूज भी हो सकता है। और अक्सर दोनों स्तनों के ऊपरी बाहरी हिस्से में। हाँ, अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज्यादा महसूस होता है और ये भी चक्रीय हो सकता है। मासिक धर्म से 1-2 हफ्ते पहले ज्यादा लगता है और माहवारी शुरू होने पर कम हो जाता है। और तीसरा लक्षण है स्पष्ट गांठें यानी डिस्क्रीट लंप्स। हाँ, इन गांठों का प्रकार अक्सर उम्र पर निर्भर करता है। जैसे युवा महिलाओं में 20-30 साल की उम्र में सबसे आम गांठ फाइब्रोएडिनोमा होती है। और मध्यम आयु वर्ग में? मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में जैसे 40-50 साल की उम्र में सिस्ट सबसे आम कारण होते हैं गांठों का। लेकिन जाहिर है, किसी भी गांठ का मूल्यांकन तो ट्रिपल असेसमेंट से ही करना जरूरी है। बिल्कुल। क्लिनिकल जांच, इमेजिंग और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी। हाँ, तो ये AND का ढांचा हमें इन सामान्य स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और मरीजों को सही सलाह देने में काफी मदद करता है। हाँ, ये हमें ये याद दिलाता है कि हर गांठ या लक्षण कैंसर नहीं है, बल्कि अक्सर यह सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं का ही एक हिस्सा या उसका एक वेरिएशन है। बिल्कुल। हमारी इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं।
जिस तरह AND ने सौम्य स्तन रोगों को समझने का नजरिया बदला है, क्या इसी तरह का फ्रेमवर्क शरीर के अन्य अंगों की सामान्य और असामान्य प्रक्रियाओं को समझने में मददगार हो सकता है?